नमस्कार। आज हम सीटीईटी परीक्षा की तैयारी से जुड़े कुछ बहुत ही अहम सवालों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के 30 एमसीक्यूज हैं। लेकिन ये सिर्फ एक क्विज नहीं होने वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है हर सवाल की तह तक जाना, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना और ये देखना कि ये सवाल असल में हमारी किस सोच को परख रहे हैं। बिल्कुल। सीटीईटी के ईवीएस के सवाल सिर्फ जानकारी नहीं मापते हैं ना, वो ये देखते हैं कि क्या हम विज्ञान, समाज और पर्यावरण के बीच के कनेक्शन को समझ पा रहे हैं। सही बात है। तो चलिए इन सवालों के जरिए अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। बढ़िया। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। यह सीधा हमारी रसोई से जुड़ा हुआ लगता है। सवाल है कि मांड यानी स्टार्च की मौजूदगी जांचने के लिए आयोडीन के घोल का इस्तेमाल करने पर कौन सा रंग मिलता है। हाँ, ये तो एक बहुत ही क्लासिक स्कूल एक्सपेरिमेंट है। श्योर। इसका सही जवाब है बी, नीला और काला। नीला और काला? जी। जब आयोडीन स्टार्च के अणुओं से मिलता है तो एक खास रासायनिक क्रिया होती है जिससे गहरा नीला काला रंग बनता है। अगर खाने की चीज में स्टार्च नहीं है तो आयोडीन का घोल अपने हल्के पीले नारंगी रंग में ही रहेगा। अच्छा, तो ये एक पक्का विजुअल टेस्ट है, मतलब आलू या चावल पर से करके देख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब पौधों की दुनिया में चलते हैं। दूसरा सवाल है, किस पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती। विकल्प हैं मीठी मटर, बगीचे वाली मटर, तुलसी और मूंगफली। यहाँ जो बाकियों से अलग है वो है सी, तुलसी। तुलसी? हाँ, और इसकी वजह ये है कि मटर और मूंगफली जैसे पौधे फलीदार मतलब लेग्यूमिनस परिवार के हैं। अच्छा। इन पौधों और एक खास बैक्टीरिया राइजोबियम के बीच एक कह सकते हैं दोस्ती का रिश्ता होता है। बैक्टीरिया जड़ों में ग्रंथियां बनाकर रहता है और हवा की नाइट्रोजन को खाद में बदलकर पौधे को देता है। अरे वाह! तुलसी एक औषधीय पौधा है, फलीदार नहीं, तो उसमें ये सिस्टम नहीं होता। मतलब ये फलीदार पौधे एक तरह से अपनी खाद खुद बना लेते हैं। ये तो कमाल है। हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं एक घरेलू नुस्खे पर। जी। प्रश्न 3। दस्त के मरीज को उबालकर ठंडा किया हुआ पानी चुटकी भर नमक और चीनी के साथ क्यों दिया जाता है। इसका जवाब है डी, उपर्युक्त सभी। और ये मिश्रण जिसे हम ORS भी कहते हैं, ये बहुत ही वैज्ञानिक है। इसे ऐसे समझिए कि सिर्फ चीनी वाला पानी हमारी आंतें आसानी से सोख नहीं पाती। अच्छा। लेकिन नमक यहाँ एक चाबी की तरह काम करता है जो चीनी और पानी के लिए शरीर का दरवाजा खोल देता है। इससे शरीर में पानी की कमी तेजी से पूरी होती है। और पानी उबालना तो जरूरी है ही, ताकि उसमें मौजूद हानिकारक कीटाणु खत्म हो जाए। ये नुस्खा जितना सरल है, विज्ञान उतना ही गहरा है। अगला सवाल भी खाद्य सुरक्षा से ही जुड़ा है। प्रश्न 4। खाने के पैकेट पर पैकिंग की तारीख देना क्यों जरूरी है। यहाँ भी जवाब डी, उपरोक्त सभी है। ये तारीख सिर्फ एक नंबर नहीं, ये हमारी सुरक्षा की गारंटी है। सही बात है। हर खाने की चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है, मतलब वो कब तक खाने के लिए सुरक्षित है। समय के साथ उसके पोषक तत्व कम हो सकते हैं या उसमें हानिकारक बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं। तो पैकिंग की तारीख हमें बताती है कि प्रोडक्ट कितना ताजा है। बिल्कुल। चलिए अब किचन से निकलकर थोड़ी दिमागी कसरत करते हैं। ईवीएस में कुछ सवाल गणना के भी आते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। प्रश्न 5। अगर भारत में सुबह के 10 बज रहे हैं तो आबू धाबी में एक छात्र के लिए क्या समय होगा। इसका जवाब है सी, 7:30 AM। देखिए, यहाँ टाइम जोन का खेल है। भारत का समय GMT से 5.5 घंटे आगे है, जबकि UAE का समय 4 घंटे आगे है। ओके। तो दोनों के बीच 1.5 घंटे का फर्क हुआ। भारत आगे है तो आबू धाबी का समय पीछे होगा। तो 10 बजे से 1.5 घंटा पीछे, मतलब 7:30। हाँ, गणित के हिसाब से तो 8:30 बजते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि कई बार परीक्षाओं में दिए गए आधिकारिक जवाब थोड़े अलग हो सकते हैं, जैसा कि इस स्रोत में 7:30 AM दिया है। तो परीक्षा के लिहाज से हमें आधिकारिक उत्तर को ही मानना पड़ता है। ये एक जरूरी बात है। अब अगला सवाल ट्रेन की रफ्तार पर। प्रश्न 6। एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करती है। उसकी औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। सवाल में तारीखें और समय देकर इसे थोड़ा घुमाया गया है। हाँ, पहला काम है कुल समय निकालना। जी। ट्रेन 16 तारीख को रात 20:20 पर चली और 17 तारीख को शाम 16:20 पर पहुंची, यानी पूरे 24 घंटे से 4 घंटे कम। तो कुल समय हुआ 20 घंटे। बिल्कुल। अब 4 का फॉर्मूला है दूरी बटा समय,
तो 1440 को 20 से भाग दें तो आया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जवाब मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। हाँ, तो इसके लिए 518 से गुणा करने का एक शॉर्टकट है। 72 को 518 से गुणा करने पर जवाब आता है A, 20 मीटर सेकंड। अच्छा, तो यहाँ सबसे जरूरी है पहले कुल समय सही निकालना और फिर यूनिट बदलना। सही पकड़े हैं। अब एक सवाल मानचित्र पर। प्रश्न 7। अगर नक्शे पर 1 सेंटीमीटर का मतलब 9500 मीटर है तो 16.7 सेंटीमीटर की दूरी असल में कितने किलोमीटर होगी? ये तो सीधी गणना है। 16.7 को 950 से गुणा करेंगे तो आएगा 15,865 मीटर। अब इसे किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे तो मिलेगा 15.865 किलोमीटर, जो लगभग C 15.9 किलोमीटर है। और दिशाओं पर आधारित प्रश्न 8। हैदराबाद के मुकाबले बलसाड़, जो गुजरात में है, किस दिशा में है? अगर हम भारत का नक्शा दिमाग में लाएं तो हैदराबाद दक्षिण मध्य में है और गुजरात पश्चिम में। तो हैदराबाद से देखने पर बलसाड़ की दिशा B उत्तर पश्चिम होगी। ठीक है, चलिए नंबरों की दुनिया से अब प्रकृति की अद्भुत दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 9 एक भाषा से जुड़ा है। कुड़ुक भाषा में तोरयांग का क्या मतलब है? तोरांग का मतलब है C जंगल। जंगल? जी, कुड़ुक भाषा झारखंड की उरांव जनजाति बोलती है और ये शब्द सिर्फ जंगल का नाम नहीं है, ये उनकी संस्कृति, पहचान और जीवन का आधार है जो जंगल से गहराई से जुड़ा है। दिलचस्प। अब आते हैं कीड़ों पर। प्रश्न 10 इनमें से कौन सामाजिक कीट नहीं है? चींटियां, दीमक, भ्रूंग यानी बीटल या मधुमक्खी? यहाँ सही जवाब है C भ्रूंग, बीटल। अच्छा, सामाजिक कीट का मतलब क्या हुआ यहाँ? देखिए, सामाजिक कीट वो होते हैं जो अकेले नहीं रहते बल्कि एक बड़ी कॉलोनी में समाज बनाकर रहते हैं जहां कामों का बंटवारा होता है। जैसे रानी, सैनिक, मजदूर। बिल्कुल। चींटी, दीमक और मधुमक्खी की कॉलोनियां एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती हैं। बीटल आमतौर पर अकेले ही अपना जीवन बिताते हैं। यानी ये एक एक कीड़ा नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक समाज है जो एक दिमाग की तरह काम करता है। अब एक ऐसे पक्षी की बात जो हमारे शहरों से गायब हो रहा है। प्रश्न 11 20 मार्च को किस पक्षी के लिए एक खास दिन मनाया जाता है? ये पक्षी है जी, गौरैया। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि जो चिड़िया हमारे बचपन का हिस्सा थी वो आज खतरे में है। हाँ, अब दिखती भी नहीं है ज्यादा। शहरीकरण और इमारतों की बदलती बनावट ने उनके रहने की जगहें छीन ली हैं। विश्व गौरैया दिवस इसी और हमारा ध्यान खींचने के लिए मनाया जाता है। ये चिंता की बात तो है। एक तरफ गौरैया जैसे जीव कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ पौधे हैं जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कीड़े खाना सीख लिया है। प्रश्न 12 इनमें से कौन सा पौधा कीटभक्षी नहीं है? यहाँ जवाब है B एजुरेटम। नेपेंथस, सनडियो और डायोनिया ये तीनों कीटभक्षी पौधे हैं। और ये कीड़े क्यों खाते हैं? क्योंकि ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ये कीड़ों को फंसाकर उनसे पोषक तत्व खींच लेते हैं। एजुरेटम एक आम फूल वाला पौधा है। प्रकृति में टिके रहने के कितने अनोखे तरीके हैं। अगला सवाल भी एक पक्षी की खासियत पर है। प्रश्न 13 किस पक्षी की चोंच में छानने की प्रणाली मतलब फिल्टरिंग सिस्टम होता है? ये अनोखी खूबी A फ्लेमिंगो में होती है। फ्लेमिंगो में? जी, उनकी चोंच प्रकृति का एक बेहतरीन फिल्टर सिस्टम है। वे अपनी चोंच को पानी में उल्टा डालकर कीचड़ और पानी को बाहर धकेलते हैं। और चोंच के अंदर की बारीक संरचनाएं छोटे कीड़ों और शैवाल को छानकर रोक लेती हैं, जो उनका भोजन है। कमाल है। और कीड़ों से ही जुड़ा अगला सवाल। प्रश्न 14 लार्वा के सही जोड़े के बारे में है। यहाँ सही जोड़ा है C सूड़ी और इल्ली। ये दोनों ही शब्द अलग अलग कीड़ों के लार्वा चरण के लिए इस्तेमाल होने वाले आम नाम है। ठीक है, अब कुछ सवाल शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी पर, जो एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न 15 बच्चे के समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका है? परिवार B प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। इसे ऐसे समझिए कि बच्चे के जीवन की पहली सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग परिवार में ही होती है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग? हाँ, भाषा, विश्वास और व्यवहार के जो बेसिक कोड है वो यहीं इंस्टॉल होते हैं। स्कूल और दोस्त बाद में एप्स की तरह इंस्टॉल होते हैं जिन्हें हम द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं। वाह, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला उदाहरण तो एकदम साफ कर देता है कि परिवार की भूमिका कितनी बुनियादी है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा प्रश्न 16 सहयोग की भावना कहाँ सीखी जाती है? इसका सबसे अच्छा जवाब है A परिवार, समाज और खेल।
सहयोग कोई किताबी ज्ञान नहीं है ना? ये करके ही सीखा जाता है। सही बात है। परिवार में भाई बहनों के साथ, समाज में पड़ोसियों के साथ और मैदान में टीम के साथ काम करने से ही सहयोग की भावना पनपती है। और सीखने का एक और तरीका है क्षेत्र यात्रा यानी फील्ड ट्रिप। प्रश्न 17 पूछता है कि ये एक असरदार तरीका क्यों है? क्योंकि बी, यह वस्तुओं और घटनाओं के अवलोकन को बढ़ावा देती है। जब बच्चा किसी चीज को सिर्फ किताब में पढ़ने की बजाय असल में अपनी आंखों से देखता है, उसे छूता है, तो वो ज्ञान उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है। ये जानने और अनुभव करने का फर्क है। बिल्कुल। प्रश्न 18, प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का इस्तेमाल क्यों अच्छा माना जाता है? इसका जवाब है डी, उपर्युक्त सभी। कहानियां और कविताएं सीखने को मजेदार बनाती हैं। हाँ, ये तो है। उनके जरिए बच्चे अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ते हैं और उनकी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि भाषा, कल्पना और संस्कृति तीनों को सिखाने का एक जरिया है। चलिए अब कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के विज्ञान, इतिहास और समाज से जुड़े हैं। प्रश्न 19 पॉलिस्टर कपड़े के बारे में है। यहाँ भी उत्तर डी, उपर्युक्त सभी हैं। पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है जो बहुत मजबूत होता है। इस पर रंग चटक आते हैं और ये सिकुड़ता भी नहीं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है ना? हाँ, ये पसीना नहीं सोखता, इसलिए गर्मियों में आरामदायक नहीं होता। अब एक आम बाजार का नजारा। प्रश्न 20 एक सब्जी वाला शाम को अपनी सब्जियां कम दाम पर क्यों बेच देता है? इसका सीधा कारण है सी, सामान के खराब होने का डर। अच्छा। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। अगर वो नहीं बिकी तो पूरा नुकसान होगा। तो पूरा नुकसान करने से अच्छा है कि कम दाम पर बेचकर कुछ तो लागत निकाली जाए। इसे संकटग्रस्त बिक्री या डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। अगला सवाल पर्वतारोहण पर है। प्रश्न 21 एक ग्रुप लीडर की क्या-क्या जिम्मेदारियां होती हैं? एक ग्रुप लीडर की भूमिका बहुत बड़ी होती है, इसलिए उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। वो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, नहीं, वो टीम के हर सदस्य का ध्यान रखता है। किसी के थक जाने पर उसका सामान उठाना, बीमार होने पर देखभाल करना और सबके खाने पीने और रुकने का इंतजाम करना, ये सब उसी की जिम्मेदारी है। अब जीव विज्ञान के इतिहास का एक बहुत जरूरी सवाल। प्रश्न 22 ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों में क्या नहीं पाया था? उन्होंने सी, अगली पीढ़ी के पौधों में पीला और हरा रंग मिलकर कोई नया रंग बनना नहीं पाया था। अच्छा। मेंडल की खोज उस समय के लिए क्रांतिकारी थी। लोग सोचते थे कि गुण आपस में घुल मिल जाते हैं, जैसे लाल और सफेद रंग मिलकर गुलाबी बन जाता है। हाँ, यही लगता है। लेकिन मेंडल ने साबित किया कि गुण ताश के पत्तों की तरह हैं। वे अगली पीढ़ी में जाते हैं पर अपना वजूद नहीं खोते। यही आनुवंशिकता का मूल सिद्धांत है। तो मेंडल की खोज ने बताया कि गुण घुलते मिलते नहीं, बस अगली पीढ़ी में बढ़ जाते हैं। इसने तो जीव विज्ञान की पूरी सोच ही बदल दी होगी। बिल्कुल। अब एक और महान खोज पर आते हैं। प्रश्न 23 रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? उन्हें यह पुरस्कार यह पता लगाने के लिए मिला था कि बी, मलेरिया मच्छर से फैलता है। क्या बात है। ये सोचना भी कितना अजीब है कि कभी मलेरिया को बुरी हवा यानी मालारिया से जोड़ा जाता था। रॉस ने ही साबित किया कि मादा एनोफिलीज मच्छर इस बीमारी को फैलाती है। इस एक खोज ने लाखों जानें बचाएं। अब आते हैं मसालों पर। प्रश्न 24 इनमें से कौन सा मिलान सही है? यहाँ सही मिलान है सी, मिर्च दक्षिण अमेरिका से आई। मिर्च वो दक्षिण अमेरिका से आई? जी हाँ, ये सच है कि मिर्च पुर्तगाली व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। बाकी विकल्प गलत हैं। लौंग कील जैसी दिखती है, जीरा नहीं, और केसर पीले नारंगी रंग का होता है। मतलब हमारी सब्जियों की सबसे तीखी चीज मिर्च असल में भारतीय है ही नहीं? नहीं है। अब भौतिकी का एक सवाल। प्रश्न 25 गैस को दबाना यानी कंप्रेस करना आसान क्यों होता है? इसका कारण है बी, कणों के बीच अंतर आणविक स्थान कम हो जाता है। इसे आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि गैस के कण एक खाली हॉल में घूम रहे लोगों की तरह है, उनके बीच बहुत जगह होती है। जब आप दीवारों को अंदर धकेलते हैं, मतलब दबाव डालते हैं, तो वे आसानी से पास आ जाते हैं। जबकि ठोस में लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उन्हें और पास लाने की जगह ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। एक और प्रयोग पर आधारित सवाल। प्रश्न 26 पानी में नमक डालने पर अंडा क्यों तैरने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बी, पानी का घनत्व डेंसिटी बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ जाता है? हाँ,
जब हम पानी में नमक घोलते हैं तो पानी भारी या कहिए गाढ़ा हो जाता है। कोई भी चीज तरल में तब तैरती है जब उसका घनत्व उस तरल से कम हो। अच्छा। सादे पानी से अंडा भारी होता है, इसलिए डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी अंडे से भी भारी हो जाता है, इसलिए अंडा उस पर तैरने लगता है। अब फिर से कुछ शिक्षा शास्त्र के सवाल जो शिक्षक की भूमिका पर जोर देते हैं। प्रश्न 27। ईवीएस सिखाने का मकसद किन कौशलों को विकसित करना होना चाहिए? ईवीएस का लक्ष्य बच्चों को सिर्फ जानकारी देना नहीं है, उन्हें सोचना सिखाना है। इसलिए सही उत्तर है बी, अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण। मतलब देखना, पहचानना और फिर ग्रुप बनाना। बिल्कुल, यानी बच्चे अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें, चीजों को पहचानें और फिर उन्हें उनके गुणों के आधार पर अलग-अलग समूहों में बांटना सीखें। ये वैज्ञानिक सोच की नींव है। प्रश्न 28। कक्षा 3 से 5 के लिए ईवीएस की किताब कैसी होनी चाहिए? एक अच्छी किताब के लिए ये सभी गुण जरूरी हैं, इसलिए जवाब है डी, उपयुक्त सभी। भाषा बच्चों के हिसाब से सरल हो, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और वो बच्चों के अनुभवों को महत्व दे। और एक कक्षा की स्थिति पर आधारित सवाल। प्रश्न 29। हमारा भोजन अध्याय पढ़ाते समय शिक्षक बच्चों से पूछते हैं कि कल क्या खाया था। इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य मकसद है बी, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। अच्छा। जब बच्चे बताते हैं कि उन्होंने क्या खाया, तो पूरी कक्षा को पता चलता है कि अलग-अलग परिवारों और संस्कृतियों में कितना विविध भोजन खाया जाता है। ये बच्चों को एक दूसरे के खान-पान का सम्मान करना सिखाता है। और अब आखिरी सवाल जो हमें वापस जंगल की ओर ले जाता है। प्रश्न 30। सूर्यमणि के तुरांग केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, ये प्रश्न 9 से जुड़ता है। इसका सही जवाब है बी, कुडुक संस्कृति, जमीन और जीविका की समस्याओं को देखना। सूर्यमणि एक आदिवासी कार्यकर्ता थीं। उनका तुरांग केंद्र सिर्फ एक संस्था नहीं थी, बल्कि अपनी कुडुक संस्कृति, भाषा और जंगल पर अपने अधिकारों को बचाने का एक आंदोलन था। तो ये थे पर्यावरण अध्ययन के 30 सवाल।